नमन, मुझे मेरी बात पूरी करने दो। वो सोफे पे पैर ऊपर करके बैठी, सर झुकाई, उंगलियां मरोड़ती कह रही थी। पहले तुम मेरे एक भूले बिसरे रिश्तेदार थे, फिर स्टूडेंट बन गए, फिर एक ऐसे स्टूडेंट रह गए जो वक्त पढ़ने पे मुझे फेवर दे दिया करता था। फिर तुम मेरे सामने एक कातिल की हैसियत से आए, जिसने अपनी बीवी को मारा, अपने भाई को मारा और मुझे भी मारने की कोशिश की। फिर तुम सिर्फ एक कैदी रह गए जो सफ़ेद कुर्ते शलवार में मलबूस बालों की पोनी बनाए मुझे कभी कभार कचहरी में नज़र आ जाता था। फिर तुम मुझे एक चालबाज कैदी लगे जिसने मुझे इस्तेमाल करके जेल तोड़ने की कोशिश की। फिर तुम मुझे एक ऐसे रिहा होने वाले इंसान जैसे लगे जो गुनहगार होते हुए भी कानून का मजाक उड़ाकर जेल से निकल आता है। फिर मुझे लगा तुम एक मुंतकिम मिजाज इंसान हो जिसने अपना रिश्ता ठुकराए जाने का बदला मुझसे लिया था। जब तुमसे शादी कर ली तो तुम एक बेहिस और सर्द आदमी लगते थे मुझे, जिसे जो कह लो उसे फ़र्क नहीं पड़ता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे लगा तुम वो नहीं हो जो लगते हो, जो हमेशा लगते थे। तुम बेगुनाह लगने लगे मुझे, यहाँ तक कि मुझे यकीन आ गया कि तुम बेकसूर हो, मगर बेवकूफ़ हो जो अपने दुश्मन से नावाकिफ़ हो। फिर तुम मेरे शौहर बन गए और एक मोहब्बत करने वाले वफादार आदमी जैसे लगने लगे मुझे। मगर आज रात वो रुकी, तेज़ तेज़ बोलकर उसको सांस चढ़ गया था। दूसरी तरफ वो बिल्कुल खामोशी सुन रहा था। आज रात लगा कि तुम इनमें से कुछ भी नहीं हो, तुम एक अदाकार हो सिर्फ। मगर अब ये नहीं लग रहा। अब क्या लग रहा हूँ मैं तुम्हें? वो तहम्मुल से बोला था। एक इंसान, सिर्फ एक इंसान जो अगर ज़िंदगी से अपने हिस्से की खुशियाँ लेना चाहे तो इसमें किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। बस फिर तुम्हें मुझे ये नहीं कहना चाहिए था कि मैं तुम्हारी बीवी बनूं। एक आंसू उसकी आंख से टूटकर चेहरे पे लुढ़क गया। क्या तुम मेरी बात सुनोगी? इसकी ज़रूरत नहीं है। तुम हमेशा कहते हो हमने अलग हो जाना है और मुझे नहीं पता कि क्यों, लेकिन अगर अलग ही हो जाना है तो तुम मेरी तरफ से आज़ाद हो, जो करना है करो। मुझे तुमसे कोई गिला नहीं है, मैं और तुम कभी साथ नहीं चल सकते। इसलिए उसने गीली सांस को नाक सुखेड़कर अंदर खींचा और हाथ की पूंछ से गाल रगड़े। मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, तुम मेरी तरफ से परेशान हुए बगैर तुम जो भी करो ये तुम्हारा हक है, मुझे एतराज़ नहीं। वो सड़क किनारे एक दीवार से टेक लगाए खड़ा संजीदगी से दूसरी तरफ से आती जुमर की आवाज़ सुन रहा था। आखिर में तल्खी से मुस्कुराया। अजीम डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर साहिबा ने हमेशा की तरह अपनी कही, अपनी सुनी और फैसला सुना दिया। ठीक है, जो तुम चाहो। और उसी संजीदगी से मोबाइल नीचे किया और कॉल काट दी। फिर सर झटक आगे बढ़ गया। जुमर ने सर घुटनों में दे दिया और बाजू उनके गिर लपेटकर आंखें बंद कर ली। अब हर तरफ फिर से अंधेरा हो गया था और उसी अंधेरी रात में अहमद जब लैपटॉप खोल कर बैठा था तो नए पैगाम ने उसे झोंकाया। उसे पढ़कर उसने बिला किसी तरद्दुद के हुनैन यूसुफ को अपने पेज का एडमिन बना दिया। फिर यूं ही उसकी प्रोफाइल खुली। कुछ खास ना था उधर, अलबत्ता एक चेहरा देखकर वो चौंका था। अब उसकी उंगलियां तेज़ तेज़ कीबोर्ड पे हरकत कर रही थी और आंखों में चमक सी थी। इधर कोलंबो के आसमान पे स्याह बादल इकट्ठे होने लगे थे, गोया पूरे शहर को नहला देने के लिए बेचैन हो। होटल की बुलंदोबाला इमारत सर ऊंचा किए बादलों को देख रही थी। अंदर ग्राउंड फ्लोर के सिक्योरिटी कंट्रोल रूम में दो अफराद कंप्यूटर मॉनिटर्स के सामने बैठे थे। दफातन दरवाज़ा खुला और स्याह फार्म फसी अंदर दाखिल होता दिखाई दिया। तुम्हें रिसेप्शन पे तलब किया जा रहा है, कोई मिलने आया है तुमसे। एक को अकड़ लहजे में हुक्म देकर वो दूसरे की तरफ आया और चंद लम्हे इंतज़ार किया, यहाँ तक कि पहला नौजवान कमरे से चला गया। खैरियत सर? दूसरे ऑफिसर ने कुर्सी उसकी तरफ घुमाई, फिक्रमंदी से उसे देखा। फसी ने जवाबन उसे स्मार्टफोन की स्क्रीन उसके सामने की। मुझे शाम में एक कॉल आई थी, पोस्टर वाले लड़के के लिए। इस बात पे ऑफिसर ने उकताकर सर झटका। नहीं सुनो। बेशक वो आम कॉल्स की तरह बोगस ही लग रहा था, मगर उसने स्क्रीन सामने ले आई। उसका मोबाइल नंबर कैंडी का है। तो ये कि इश्तहार हमने कोलंबो में दिया है, फिर कैंडी से क्यों कॉल कर रहा है हमें कोई? हो सकता है नंबर कैंडी का हो मगर कॉलर कोलंबो में हो। आदमी किसी भी शहर ले जा सकता है सिम। मगर फसी ने नफ़ी में सर हिलाया। मगर ये भी तो हो सकता है कि सादी यूसुफ कैंडी में हो, तो फिर इस कॉलर के पास पोस्टर कैसे आया? उसने नुक्ता उठाया। फसी ने उलझ कर सर झटका। इस नंबर को ट्रेस करो। रॉजर सर।
वो फ़ौरन से मॉनिटर की तरफ घूमा और कुछ टाइप करने लगा। 5 मिनट भी नहीं लगे और उसने सर उठाया। नंबर ऑफ है, सिम मोबाइल में नहीं है, वरना सिग्नल मिल जाता। मैं इस नंबर पे नज़र रखे हुआ हूँ, जैसे ही ऑन होता है बताता हूँ। वसी की आंखें चमक उठीं। ये उसकी कोई एक्स्ट्रा सिम होगी। तुम उसका सारा कॉल रिकॉर्ड निकलवाओ, किसके नाम है सिम, सब कुछ। फिर पुरजोश से उसका कंधा थपका। हरी अप। इनाम की रकम के सिफर फसी को अपनी आंखों में चमकते दिखाई देने लगे थे। ये जवाहिरात को उससे वादा था, हारून का इनाम अलग। खून उसकी रगों में बहुत तेज़ी से गर्दिश करने लगा था। ये कोलंबो के एक जगोहाल और पसमानदा इलाके की एक फ्लैट बिल्डिंग थी। सामने कचरे का ढेर था, मैली दीवारें, फ्लैट्स की बालकनियों पे सूखते कपड़े। अंदर फारिस गोल सीढ़ियाँ अबूर करके एक दरवाजे के सामने आन ठहरा था और अब दस्तक दे रहा था। अपने हल्के स्वेटर के आस्तीन मोड़ रखे थे और सर पे पी कैप ले रखी थी। वो दफातन दोबारा दस्तक दी, फिर बेल बजाई। दरवाज़ा हल्का सा खुला। दरवाजे से एक मखनी और सांवले लड़के ने झांका। मुझे सबाहत ने भेजा है, सबाहत मिर्ज़ा ने, काम है तुमसे। लड़का दर्द से चंद लम्हे उसे झांकता रहा, फिर दरवाज़ा खोल दिया और जंजीर गिरा दी। वो दरवाज़ा परे धकेलता अंदर दाखिल हुआ, साथ साथ बोलता जा रहा था। तारुफ और तमहीद में मेरा वक्त ज़ाया ना करवाना। अपना कंप्यूटर ऑन करो। जो सलाहियतें तुम मुख्तलिफ हुकूमतों को बेचते रहते हो, मुझे उनकी ज़रूरत है। शक्ल क्या देख रहे हो, चलो। उसका मूड पहले ख़राब था, गरक कर बोला तो लड़का जल्दी से अंदर चला गया। फारिस माथे पे बल लिए उसके पीछे आया। अंदर एक छोटे से कमरे में 3 कंप्यूटर्स रखे थे, एक ऑन था और लड़का उसी के सामने कुर्सी खींच कर बैठा और मतलूबा प्रोग्राम खोल रहा था। सबाहत ने कहा था, तुम्हें गवर्नमेंट के फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर तक एक्सेस चाहिए। तस्वीर तो मतुबा लड़के की। कीबोर्ड पर टाइप करते उसने हाथ बढ़ाया। फारिस ने एक फ्लैश उसकी हथेली पे रखी और साथ खड़ा उसे देखने लगा। इसमें सब तस्वीर हैं उसकी। वो फ्लैश ड्राइव लगाकर पूछ रहा था, नज़र नहीं आ रही क्या? वो दुरुस्ती से बोला। मखनी लड़के ने सर उठाकर उसे देखा, जैसे बहुत जब्त किया हो, फिर सर झटक कर काम करने लगा। मैं इसे सिस्टम में डाल रहा हूँ। इस चेहरे का लड़का पिछले 48 घंटों में कोलंबो के किसी स्ट्रीट कैम, एयरपोर्ट, बस, ट्रेन स्टेशन वगैरह के किसी भी पब्लिक कैमरे के सामने अगर आया हो तो फुटेज मिल जाएगी। कोलंबो में नहीं, इसे कैंडी में ढूंढो। वो कंप्यूटर टेबल के किनारे बैठ गया। वो लड़का जिसका नाम परेरा था गहरी सांस लेकर मतलूबा अल्फाज टाइप करने लगा। अंग्रेज़ी फिल्मों के बरक्स फेशियल रिकॉग्निशन में कई घंटे लगते हैं। थोड़ी देर बाद परेरा जमाई रोकते बाजुओं का तकिया बनाकर पीछे टेक लगाते हुए बोला था, अगर वो नज़र आया तो स्क्रीन पे सिग्नल बच जाएगा। तुम देखते रहो, मैं तब तक खाना खा लूँ। कहकर वो उठने लगा तो मेज़ के कोने पे बैठे फारिस ने अपना पैर लंबा करके रास्ते में रख लिया। परेरा ने चौंक कर उसे देखा। फारिस ने जेब से पिस्तौल निकालकर मेज़ पे रखा, फिर दूसरी जेब से निस्बतन छोटा पिस्तौल निकालकर उसके साथ डाला, फिर सब नज़रों से उसे देखते हुए अबरू से वापस बैठने का इशारा किया। जब तक वो मिल नहीं जाता तुम कहीं नहीं जा रहे, वापस बैठो। लड़के ने एक नज़र उसे देखा, दूसरी बेबस नज़र इन पिस्तौलों पर डाली, फिर गहरी सांस लेकर वापस बैठ गया। प्रोग्राम के मुसलसल चलने की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। दोनों की नज़रें स्क्रीन पर जमी थीं। रात धीरे धीरे कटने लगी। अगली सुबह धूप छाँव का सा मौसम इस्लामाबाद की अपनी लपेट में लिए हुए था। इस पुरशतवा इमारत के बालाई फ्लोर पे वो एक कुशादा सा ऑफिस था। ब्लाइंड्स खुले थे और सुनहरी रोशनी आधे ऑफिस को रोशन कर रही थी। मरकजी कुर्सी पे नौशरवान टेक लगाए बैठा एक क्रिस्टल बॉल हाथ में घुमा रहा था। सामने खिड़की के आगे अलीशा खड़ी थी, स्याह बालों की ऊंची कोनी में बंधे। उसकी बेहद गोरी जल्द और सुरमई आंखें धूप की हिद्दत से चमक रही थीं। दफातन उसने चेहरा मोड़कर चुभती हुई निगाहों से शेरू को देखा। अब क्या होगा? क्या होना है? तुम यहाँ काम करोगी, आराम से रहोगी? अलीशा करादार की आंखों में खफकी उतरी। तुमने मुझे ये कहकर बुलाया था कि मुझे मेरे बाप की जायदाद से हिस्सा दोगे। दे तो रहा हूँ। वो हैरान हुआ, वो कदरे नाराज़ भी। मैंने क्या करना है इस कंपनी का? मैं सोच रही हूँ इन शेयर्स को बेच दूँ। नौशरवान के माथे पे बाल पड़े। और इनके बदले रकम लेकर वापस चली जाऊँ। हाँ नौशरवान, मैं इस रकम से नई ज़िंदगी शुरू कर सकती हूँ। नौशरवान नागवारी से अभी कुछ कहता अगर दरवाज़ा दस्तक के साथ खुला तो चौखट में जुमर खड़ी थी, स्याह कोट और सफ़ेद लिबास में मलबूस, घुंघरैले बाल आधे बंधे। वो मुस्कुरा रही थी, बिल्कुल पुरसुकून, पुरएतमाद और अपनी नाक की नात की तरह ताज़ा दमकती हुई। रात वाले वाक़ये का शायबा तक चेहरे पे ना मिलता था।
आइए मिसेस उमर, वो अपनायत से कहता उठा। उसे देखकर हमेशा शेरू को तकवीत मिलती थी। थैंक यू नौशरवान, वो मुस्कुरा कर कहती आगे आई। हेलो अलीशा, एक नज़र उसे देखा। वो बस सुबह बखैर कहकर रह गई, अलबत्ता सीने पे लपेटे बाजू खोलकर पहलू में गिरा दिए थे, और जो पहले बेनियाजी से खड़ी थी अब अलर्ट सी हो गई थी। मैं सिर्फ इतला देने आई थी। कुर्सी खींच कर बैठी वो नरमी से गोया हुई और पर्स मेज़ पे रखा। मुझे सुबह हाशिम का फ़ोन आया था। नौशरवान के चेहरे पे बेचैनी सी फैली। वो आगे को होकर बैठा और हाथ बाहम फंसाकर मेज़ पे रखे। वो कह रहा था कि अलीशा चाहे तो ऑफिस में काम करे, चाहे तो अपने शेयर्स उसे बेच दे। वो उनके बदले एक हथी रकम देने को तैयार है। ऐसा नहीं हो सकता। शेरू के चेहरे पे पहले हाशिम के नाम से जो जख्मीपन सा फैला था, अब वो अनका होकर गुस्से में ढल गया। मगर ये अच्छा सौदा है, अलीशा कदर उम्मीद से कहती आगे हुई। शेरू ने बेबसी से गुस्से से उसे देखा। मैंने तुम्हें शेयर्स इसलिए नहीं दिए थे कि तुम उन्हें हाशिम को बेचकर उन्हें 50% का मालिक बना दो और मैं बिल्कुल माजूर हो जाऊं। अब वो मेरे शेयर्स हैं, अगर तुम्हें मेरा ख्याल है तो। वो भी तेज़ी से कहने लगी, मगर जुमर ने मेज़ को उंगली के नाखून से ज़ोर से खटखटाया। 1 मिनट। ऑफिस में खामोशी छा गई। फिर जुमर ने नरमी से उसे पुकारा। नौशरवान, क्या आपको मेरे ऊपर एतमाद है या नहीं? मिसेस उमर, अगर ये दोनों मिल गए तो मैं इनका महकूम बन जाऊंगा। और नौशरवान, आपको मेरे ऊपर एतमाद है या नहीं? वो अब संजीदगी से बोली तो वो ज़रा चुप हुआ। मुझे है, मगर तो फिक्र कैसी? मैं आपकी वकील हूँ। आपके मसले हल करना मेरा मसला है। कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो आप नहीं चाहेंगे। नौशरवान ने नाखुशी से सर को खम दिया, मगर वो आरामदेह नहीं लग रहा था। जुमर ने अब सर्द नज़रों से अलीशा को देखा, जो बेचैन नज़र आ रही थी। मिस अलीशा करतार, आपने उस रोज़ 2 कागजात पे दस्तखत किए थे। वो दूसरा कागज़ जानती हैं क्या था? आपने कहा था कि वो मेरे हकूक़ की हिफाजत करने के लिए है, ताकि कोई मुझे ज़बरदस्ती शेयर्स न छीन ले। मैंने झूठ बोला था। जुमर ने शाने उचकाए। उस कागज़ की रूह से आप नौशरवान करतार के अलावा किसी बोर्ड मेंबर को वो शेयर्स नहीं बेच सकती, और नौशरवान को भी आप उनकी मर्ज़ी की कीमत पर बेचेंगी। आप अपनी मर्ज़ी से वो शेयर्स नहीं फ़रोख्त कर सकती। नौशरवान ने चौंक कर जुमर को देखा। खुद अलीशा भी मुतहय्यर खड़ी रह गई। और ये शर्त कंपनी के बाई लॉज के सेक्शन 18 की शीट बी के एन मुताबिक है। आप हाशिम को वो बेच ही नहीं सकती। टेक लगाकर बैठी वो कलम 2 उंगलियों में घुमाती इत्मीनान से कह रही थी। नौशरवान के चेहरे की रंगत वापस आने लगी। वो सीधा होकर बैठा। अलीशा ने सुरमई आंखों में बेबसी भरे जुमर को देखा। आपने मुझे मिसगाइड किया। क्यों मिस जुमर? क्योंकि मैं आपकी नहीं, नौशरवान करतार की वकील हूँ। आपको दौलत कमानी है अलीशा, तो आपको काम करना होगा। दुनिया का कोई कारोबार ऐसा नहीं जो इंसान को बिठा कर खिला सके। आप नौशरवान का गिफ्ट यूं उड़ा नहीं सकती। फिर चेहरा घुमाकर नौशरवान को देखा। चूंकि हाशिम ने अलीशा को काम करने की इजाज़त दे दी है, तो आप अपने भाई से सुलह कर लें। वो आप सबसे ज़्यादा मुखलिस और वफादार है। नौशरवान अब पहले से बेहतर नजर आ रहा था। गर्दन दोबारा अकड़ गई थी। मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता। वो छड़ी डालकर पानी की गहराई देख चुकी थी। सो अलीशा से मुखातिब हुई। नौशरवान के साथ काम करें और कंपनी को तरक्की दिलाएं। ये इस एहसान का बदला होगा जो उसने आप पे किया है। मगर इस फेरी टेल नसीहत से वो दोनों बेजार थे। मुखालिफ सिमतों में रुख किए। वो जहन में अपने तहफ़्फ़ुज़ और अपनी बका के ताने बाने बुन रहे थे। वो जाने लगी तो अलीशा किसी ख्याल से जगी। मिसेस उमर, क्या मैं हुनैन से मिल सकती हूँ? नहीं। वो एक लफ्ज़ी जवाब देकर दरवाजे की तरफ बढ़ गई। अलीशा चुप रह गई। वो मुसलसल इज़्तिराबी अंदाज में उंगलियां मरोड़ रही थी। कोलंबो पर सूरज ने सुनहरे शरबत उंडेल दिया था। सारा शहर सोने में नहा गया। फसी ने अपने फ्लैट से निकलते वक्त फ़ोन कान से लगाए फिक्रमंदी से पूछा, इस कैंडी वाले शख्स का फ़ोन ऑन हुआ या नहीं? मैं तुम्हारी तरफ आ रहा हूँ, तुम इस नंबर को नज़र में रखो। और फिर फ़ोन बंद करके कार की तरफ बढ़ गया। कैंडी की पहाड़ियों के बीच सड़क किनारे बनी कॉफ़ी शॉप के अंदर का माहौल नरम गरम सा था। किचन में सादी एप्रन पहने खड़ा बर्तन तरतीब से रख रहा था। उसने अपनी ट्रिप को मज़ीद सहर अंगेज़ बनाने के लिए ख़ास बर्तन भी मंगवाए थे। खुद बाहर जाने की गलती वो नहीं कर रहा था। अगर वो किसी स्ट्रीट कैंप की जद में आ गया तो वो लोग उसे ढूंढ लेंगे, वो जानता था। काम ख़त्म करके वो कोने में आया और कामनी का लैपटॉप खोला और स्टूल पे बैठ गया। कीबोर्ड पे दोनों हाथ रखे वो फेसबुक अकाउंट लॉग इन करने लगा। फिर आंखें हैरत से सिकेड़ी। पासवर्ड नहीं लग रहा था। उसके जहन में क्लिक सा हुआ। फुर्ती से उसने फेसबुक बंद किया और कंप्यूटर ऑफ कर दिया। उसे मज़ीद
अम्मी के अकाउंट को नहीं खोलना था। किसी को पता चल गया था कि वो अकाउंट खोल रहा है और यकीनन उसके लिए कोई जाल बिछा रखा होगा। हो सकता है वो हुनैन हो, मगर वो खतरा नहीं ले सकता था। वापस कोलंबो आओ तो कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठे खटाखट टाइप करते हुए शख्स ने नफ़ी में सर हिलाया। वो नंबर अभी तक ऑन नहीं हुआ। वो चेयर के पीछे आ खड़ा हुआ और सोचती नज़रों से स्क्रीन को देखा। क्या ऑफ नंबर ट्रेस नहीं किया जा सकता? नहीं, जब तक वो नंबर ऑन नहीं होगा हम उसको ट्रेस नहीं कर सकते। अब मुड़कर सवारीला नज़रों से उसका चेहरा देखा। वो कुछ सोच रहा था। वो कैंडी में है, मुझे उसका यकीन है। ऐसा करो, इस नंबर को अभी छोड़ो, तुम एक और काम करो। वो आगे पीछे टहलते हुए सोच रहा था। क्या करूँ? इतने बड़े कैंडी में एक शख्स को ढूंढना नामुमकिन है। डार्क नेट पे उसका पोस्टर देखा है ना तुमने? उस पे मौजूद इनामी रकम का निस्फ दूंगा अगर हमने उसे पकड़ लिया तो। मुझे यकीन नहीं है, अगर तुम उसको ढूंढकर उसे गोली मार दोगे। मुझे मालूम है। कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ वापस घूमते उसने खफकी से कहा था। अब बताओ, कैसे ढूंढेंगे हम उसे? वो सोचते हुए बोलने लगा। वो कहीं किसी महफूज जगह पनाह लिए हुए है। वो खुद को महफूज समझता है उधर, इसीलिए बाहर नहीं निकल रहा। हम उसे बाहर निकालेंगे, मगर कैसे? उसने चौंक कर मुड़ कर देखा। मेरे और तुम्हारे बरक्स वो एक अच्छा इंसान है, रहमदिल और मेहरबान। हम उसकी रहमदिली को उसके खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। अगर वो कुछ ऐसा सुने जो उसके मेहरबान दिल को हिला दे तो वो बाहर निकल आएगा और मैं उसे जाल लूँगा, यानी कि हम उसके लिए जाल बिछाएंगे। गुड, लेकिन ऐसा क्या हो सकता है? जिसे सुनकर वो निकल आए और मुड़कर दोबारा स्क्रीन को मायूसी से देखा। वो नंबर अभी तक ऑन नहीं हुआ।